एक्सप्रेस एंट्री में भी सबसे पहले हम 3 सब कैटेगरीज में एप्लीकेशन लगती है। एक होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, एक होता है फेडरल, और आप किसी और कंट्री से, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप इंडिया से मूव हो रहे हो या बांग्लादेश से मूव हो रहे हो, तो मेक श्योर करना कि आपकी वहाँ की जो सर्टिफिकेशन है, आपकी लाइसेंस जो डिग्री है या जो भी डिप्लोमा आपने किया है वो SATC सर्टिफाइड हो। और इसके अंदर प्रूफ ऑफ जॉब, जैसे कि आपका जॉब का जैसे हायरिंग लेटर होता है, जॉब ऑफर लेटर, फिर जब आपने कब रिजाइन करा उसका लेटर, पे पड़ रहा है कि एक्सप्रेस एंट्री में 54 to 56% फाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होते हैं। मतलब लोग तो आपकी डिग्री वहां से डायरेक्ट मेल कर देते हैं इधर टोरंटो, या फिर आपको एक सील एनवलप देते हैं, वो आपको मेल करना होता है। और यहाँ से आप खुद भी वो मेल करते हो, जैसे मार्कशीट यहाँ से जाएगी, वहां से डिग्री जाएगी। वो जैसे आपने वहां पे सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक बार आपने कैलकुलेशन करी कि मेरे आइल्स में राइटिंग में 6 बैंड आए हैं, फिर मेरे रीडिंग में 7 आए हैं, तो इतने पॉइंट्स बने। फिर आप उसको चेंज करके देखो कि भाई मेरे राइटिंग में अगर 7 आ जाएं, रीडिंग में 8 आ जाएं, लिस्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो भी जैसे हमारी लास्ट वीडियो SANP पे, LMIA पे आई है, ऐसे ये भी हमने एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर बनाई है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है इमिग्रेशन के ऊपर ताकि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। तो एक्सप्रेस एंट्री वो ब्रह्मास्त्र है जो कि आप पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में बैठे हो, चाहे आप कनाडा में बैठे हो, आप डायरेक्ट PR आ सकते हो। बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री में एक पॉइंट सिस्टम होता है। टोटल पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से ड्रॉ निकालते हैं। उस ड्रॉ के अंदर आपके अगर उतने पॉइंट्स बनते होंगे तो आपको इनविटेशन आ जाएगा और आपकी PR आ जाएगी। अगर नहीं बनते होते हैं तो फिर अगली बार के लिए आप वेट करते रहोगे। तो लास्ट टाइम की तरह भी इस बार ताने ही ज़्यादा बोलेगी क्योंकि इसको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है। मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ मेरी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगी थी तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो चलो करते हैं शुरू। तो जैसे कि गगन ने ब्रीफ दिया ही है कि एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है PR के लिए। हर एक प्रोविंस का एक अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है और एक होता है एक्सप्रेस एंट्री जिसमें मोस्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस जाती हैं। पॉइंट्स किस बेसिस पे इवैल्यूएट होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री में क्या सब कैटेगरीज होती हैं, उसके बेसिस पे हम आज बात करेंगे। तो एक्सप्रेस एंट्री में भी सबसे पहले हम 3 सब कैटेगरीज में एप्लीकेशन लगती है। एक होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, एक होता है फेडरल स्किल्ड वर्कर, और जिसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन जाती है वो होता है फेडरल ट्रेड स्किल प्रोग्राम। सबसे कम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन जिसमें जाते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लाइसेंस्ड, जिनके पास जो लाइसेंस प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूजुअली क्या उन्हीं के लिए ही ये कैटेगरी होती है। बेसिकली लाइसेंस प्रोफेशन हो गए, लाइक प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ऐसे भी जो और भी लाइसेंस प्रोफेशंस हैं, और उन सब की कैटेगरी के लिए ये वाली उन लोगों के लिए ये कैटेगरी है, सब कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री है। आप मेक श्योर करो कि आपका जो लाइसेंस, जिस चीज़ की भी स्टडी है वो SATC सर्टिफाइड हो। गूगल कर सकते हो कि SATC से आपने कैसे सर्टिफाई करनी है। अगर आप इमिग्रेंट्स हो और आप किसी और कंट्री से, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप इंडिया से मूव हो रहे हो या बांग्लादेश से मूव हो रहे हो, तो मेक श्योर करना कि आपकी वहाँ की जो सर्टिफिकेशन है, आपकी लाइसेंस जो डिग्री है या जो भी डिप्लोमा आपने किया है वो SATC सर्टिफाइड हो। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लास्ट 5 साल के एक्सपीरियंस में। तो हम जैसे 2024 में बैठे हैं तो 2019 से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, आप उसको सॉरी गो अहेड। नहीं, मैं फिर उसके बाद ये बोल रहा था कि इसके बाद आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी होनी चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके आपके बेसिस के पॉइंट्स बनेंगे। बट जैसे आपका मान लो 2 की जगह 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे। हाँ। आपकी 12th की जगह ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, तो ज़्यादा पॉइंट बनेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इनविटेशन आने के। जिनकी मास्टर एजुकेशन होती है उनको एजुकेशन का तो बहुत ऑसम प्लस होता है, काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं एजुकेशन के। और जो भी आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हो, इट डजंट हैव टू बी कंसेक्यूटिव इन अ रो। आपका एक्सपीरियंस ब्रेक भी हो सकता है। 5 साल में से आपको एक साथ इतना एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए, पर वो 2 साल का 6 महीने करा, फिर एटलीस्ट आपने जैसे 4 महीने कोई और जॉब कर ली, फिर 6 महीने आपने दोबारा से इलेक्ट्रिशियन की जॉब करी, तो आप ब्रेक हुआ हुआ एक्सपीरियंस भी यूज कर सकते हो। बट वो जो सारा 2 साल का जो आपको एक्सपीरियंस दिखाना है वो आपका अपनी जो फील्ड है उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, जिस भी कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आपकी फील्ड ऑफ नॉक कोड जो बेसिकली आपका है, उसी सेम उसकी डेजिग्नेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम जॉब ड्यूटीज होनी चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूजन है तो यूज गूगल और आप अपने नॉक कोड के हिसाब से जॉब ड्यूटीज देख सकते हो कि
if you qualify in that knock code or not. और इसके अंदर प्रूफ ऑफ जॉब, जैसे कि आपका जॉब का जैसे हायरिंग लेटर होता है, जॉब ऑफर लेटर, फिर जब आपने कब रिजाइन करा उसका लेटर, पे स्टब, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। या तो हाँ, पे स्टब्स तो लाइक सबसे इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स आपके उस बेसिस पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो पे स्टब्स तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप कैश पे जॉब ना कर रहे हो। बहुत सारी कंट्रीज में होता है, लाइक इंडिया में आई नो कि ऐसा होता है, बहुत सारी जॉब्स कैश पेड होती हैं, स्पेशली ऐसे स्किल्ड प्रोफेशंस तो ऑफ कोर्स कैश पेड होते हैं, तो आपको पे स्टब्स चाहिए होंगे। और मैं ऐसा भी कहीं पढ़ रहा था कि एक्सप्रेस एंट्री में 54 to 56% फाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते। मतलब लोगों को गलती हो जाती है, जैसे उनको लगता है कि यार मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बट वो हुआ नहीं होता, वो पूल में फाइल डाल देते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स देने की बारी आती है तो वो गलत डॉक्यूमेंट होते हैं, तो मोर देन हाफ ऑफ द फाइल्स रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप फाइल लगा रहे हो, आप किसी लीगल इमिग्रेशन कंसल्टेंट की एडवाइस लो, उससे फाइल लगवाओ इस चीज़ में, क्योंकि इसका ये ना आपको सीधा पीआर आ रही है, तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अदरवाइज आप वर्क परमिट पे आते हो तो 1-2 साल आपको पीआर के लिए वेट करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी अपनी फाइल एक इमिग्रेशन एजेंसी से ही लगवाई थी, तो मेक इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो सब कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री में, दैट्स कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास। इसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ओ सॉरी एक्सपीरियंस क्लास। तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होता है, और आपका वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके लास्ट 3 इयर्स में आपके पास होना चाहिए, वो 1 साल का एक्सपीरियंस। जैसे दूसरे जो भी मैंने कैटेगरी, उसमें हम 5 साल में हम कैलकुलेट कर रहे थे 2 साल का एक्सपीरियंस। इसमें चाहिए आपको सिर्फ 1 साल का, बट वो होना लास्ट 3 ईयर में ही होना चाहिए। और आई फॉरगॉट टू ऐड कि जो आपके लास्ट कैटेगरी जो हमने भी डिस्कस करी है फेडरल ट्रेड स्किल, उसमें भी लैंग्वेज टेस्ट इज अ मस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, जैसे आइल्स हो गया, सेलपेप हो गया, तो ये आपके पास होना चाहिए। मिनिमम CLB 5 होना ही चाहिए। मैक्सिमम आप जितना भी ले आओ दैट्स अनदर प्लस, बट मिनिमम 5 होना चाहिए। अगेन इसमें भी आपका लैंग्वेज टेस्ट इज मैंडेटरी टू हैव। इसमें एक है ना ऐसे डिवीजन होती है, जिससे डिपेंड्स आपकी जॉब टाइटल क्या है। अगर आपकी जॉब टाइटल नॉक कोड 0 और 1 के बेसिस बीच में आती है, तो इसमें आपको मिनिमम 7 CLB लेवल चाहिए। वेयर एज जॉब कोड अगर आपका नॉक कोड है 2 और 3, तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 चाहिए। मैक्सिमम ऑफ कोर्स आप जितना भी ले आओ इट्स गुड फॉर यू, जितना CLB ज्यादा होगा उतने आपके पॉइंट्स ज्यादा बनेंगे, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया है नॉक कोड के हिसाब से। सिर्फ हाई स्किल्ड लोगों के, प्रोफेशनल्स के लिए ही है, जिसमें नॉक कोड 0, 1, 2, 3 ही आता है। हाँ, और इसमें जो 1 साल का वर्क परमिट होना चाहिए, वो 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका कनाडा में होना चाहिए, और आपके वो वर्क परमिट के ऊपर होना चाहिए। Exactly. इसमें जो बाहर का, कनाडा के बाहर का वर्क परमिट है वो काउंट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप वो जो आप स्टूडेंट, कभी हम करते हैं कि स्टूडेंट वीजा पे हमने काम करा है, उस एक्सपीरियंस को कैलकुलेट कर लें। यू कांट डू दैट, इट हैज टू बी ऑन द वर्क परमिट। जिस दिन से आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे उस दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंटिंग शुरू हो जाएगा, और वो सारा एक्सपीरियंस 1 साल का वर्क परमिट पे होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फॉरेन एजुकेशन है, जैसे आपने इंडिया में बैचलर्स किया है, आई एम जस्ट टेकिंग इंडिया एग्जाम्पल, आपने अपनी कंट्री में कोई भी बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा किया है, मेक श्योर कि आप उसे वेस्ट करवाओ, क्योंकि उसके पॉइंट्स भी काफ़ी वैरी करते हैं। और मास्टर्स है तो अमेजिंग, और वेस्ट कराना बहुत इजी है, मैंने कराया था। आपको यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, उसकी आई थिंक $200 फीस है। फिर उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, जैसे मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे आप जाके उनको बोलो कि मेरे को मेरी डिग्री चाहिए वेस्ट के लिए। बहुत कॉमन है, तो उन लोगों को पता होता है, तो वो आपकी डिग्री वहाँ से डायरेक्ट मेल कर देते हैं, इधर टोरंटो, या फिर आपको एक सील एनवलप देते हैं, वो आपको मेल करना होता है। और यहाँ से आप खुद भी वो मेल करते हो, जैसे मार्कशीट यहाँ से जाएगी, वहाँ से डिग्री जाएगी, वो दोनों चीज़ें वेरीफाई करेंगे, तो ऐसे वेस्ट होता है। 1-2 महीने का प्रोसीजर है, बट बहुत लोग कराते हैं, तो इट्स प्रीटी इजी टू डू इट, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। लाइक आई सेड कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए, सो दैट काउंटिंग एज 1560 वर्किंग आवर्स। अगर आप वो हम ऐसे काउंट करते हैं, अगर आप मिनिमम एक हफ्ते में 30 घंटे काम करते हो, बट लेट्स से अगर आप हफ्ते में 30 घंटे से ज़्यादा ही काम कर रहे हो, तो आपका वो 1 साल लाइक 1560 आवर्स साल से पहले भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन ऑल्सो यू आर लाइक एलिजिबल टू अप्लाई इन इट। इट्स नॉट कि आपको साल काम करना है, आपको 1560 आवर्स करने हैं काम, तो आपको ये आवर्स कैलकुलेट करने हैं। यूजुअली हम 30 घंटे काम करते हैं, अगर
बहुत रेयर होता है कि आपको ओवर टाइम काम कराएं, बट अगर कर रहे हो तो इट्स गुड, आपका एक्सपीरियंस जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा और जल्दी आप एलिजिबल हो सकते हो। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन बिल्कुल मैंडेटरी है, एजुकेशन इज़ अ मस्ट। तो मेक श्योर कि आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हो, जितनी ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा पॉइंट्स, एंड जितनी कम एज उतने ज़्यादा पॉइंट्स। तो ऑफ कोर्स एज को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, तो जितनी आपकी कम एज होगी आपके पॉइंट इवैल्यूएशन उतना ज़्यादा होता रहेगा, जितनी आप ज़्यादा एज पे तो आपके पॉइंट्स उतने कम होते रहते हैं। तो यंगर लोगों के लिए ज़्यादा पॉइंट्स इजीली इवैल्यूएट हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली उनके पास एजुकेशन भी होती है, उनके सीएलबी भी अच्छा आ जाता है यूजुअली, और एज का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हाँ, और तीसरी कैटेगरी डिस्कस करने से पहले अभी थोड़ा हम पॉइंट सिस्टम को समझते हैं। तो जैसे कि मान लो लास्ट कुछ ड्रॉस 500 से ऊपर ही जा रहे हैं पॉइंट्स, तो ऐसा है कि जैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अगर मान लो आपके पास मास्टर्स है इंडिया से और आपने कनाडा से बैचलर्स करी है तो इनके पॉइंट्स आपको अलग से मिलेंगे। फिर अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम है, बट अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। आने वाली कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फैमिली मेंबर, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन हो, उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके आइल्स में जैसे CLB 5 या CLB 7 मिनिमम है, बट आपके जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। किसी को फ्रेंच आती है उसके पॉइंट्स और मिलेंगे। मेरी बारी में जैसे मान लो 445 पॉइंट्स का गया था ड्रॉ, तो मेरे पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, फिर मेरे पास यहाँ की डिप्लोमा था, इंडिया से मेरे पास बैचलर्स थी, तो इन सब चीज़ों के पॉइंट्स बन गए थे। बट जैसे मेरा फ्रेंड था उसके बारे में ड्रॉ ऊपर चला गया, तो उसने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करा, उसके पास 3 साल का ही वर्क परमिट था, तो 3 साल पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो हो नहीं सकता। पर जैसे तान्या ने बताया कि 1560 घंटे करने होते हैं, तो उसने ऐसे उसके घंटे 3 साल से पहले ही पूरे हो गए थे थोड़े, तो उससे उसका भी हो गया था। तो ऐसे करके एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स बन जाते हैं। मैं इसका एक पॉइंट्स कैलकुलेटर वाला टूल होता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहाँ पे जाके ऐसे कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। जैसे आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक बार आपने कैलकुलेशन करी कि मेरे आइल्स में राइटिंग में 6 बैंड आए हैं, फिर मेरे रीडिंग में 7 आए हैं, तो इतने पॉइंट्स बने। फिर आप उसको चेंज करके देखो कि भाई मेरे राइटिंग में अगर 7 आ जाएँ, रीडिंग में 8 आ जाएँ, लिसनिंग में 9 आ जाए, तो मेरे इतने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ऐसे आप पॉइंट्स बना बना के देखो, फिर आपको अपना एक गोल सेट हो जाएगा कि भाई मुझे आइल्स में इतने पॉइंट्स तो लाने ही लाने हैं मिनिमम। फिर ऐसे अगर किसी का ब्लड रिलेशन है तो उसके उसके पॉइंट्स हैं, बाकी सबने अपनी एजुकेशन करी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स हो जाएंगे। और हर एक को पता तो होता ही है कि उसका वर्क एक्सपीरियंस वो 1 साल की बेसिस पे करेगा, 2 साल की करेगा, या इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पर्सनली आपका टारगेट सेट हो जाता है कि भाई इतने मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे तो फिर मेरी फाइल लग सकती है। जस्ट टू लेट यू नो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपको बहुत सारे लोगों को एक मिथ भी होता है कि फंड्स रखने होते हैं, बट हाँ। इस कैटेगरी में आपको फंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, नोबडी केयर्स। तो नो फंड्स आर रिक्वायर्ड इन दिस कैटेगरी, एंड इस कैटेगरी में अनफॉर्चुनेटली फैमिली का ब्लड रिलेशन, फैमिली भी बस वही मानते हैं। जैसे एसआईएनपी में तो तुम एसआईएनपी में एक अलग कैटेगरी होती है, ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, उसके अंदर आप एक्सटेंडेड फैमिली के भी पॉइंट्स देते हो, बट सिर्फ एक वही कैटेगरी होती है जिसमें एसआईएनपी में फैमिली के पॉइंट्स मिलते हैं। बट इस कैटेगरी में सिर्फ स्पेशली एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपको फैमिली के कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। सो अगेन नो फंड्स आर रिक्वायर्ड, फैमिली के कोई पॉइंट्स नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन लैंग्वेज, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, और आपके आवर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उस बेसिस पे। ये मोस्टली उनके लिए जो कनाडा बैठे हैं ना, जो वर्क परमिट पे हैं। जब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड मेन कैटेगरी पे, जो कि है फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी। उसमें यह है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो यस, कम टू कनाडा। या उसमें भी अगेन प्रोफेशन सिर्फ वही होंगे, हाई स्किल जॉब के लिए ही है। अगेन आपका नॉक कोड 0, 1, 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए जॉब। वर्क एक्सपीरियंस लास्ट 10 साल में, सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपके लास्ट 10 साल में एक्सपीरियंस काउंटेड होता है, जहाँ पे एक में आपके लास्ट 5 साल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में लास्ट 3 ईयर्स में आपको पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। Whereas in this category आपके पास पिछले 10 साल का एक्सपेंशन है कि आप 10 साल में पूरा सिर्फ उनको एक एक्सपीरियंस लाके दो, एक ही ऑक्यूपेशन में होना चाहिए बच्चों। तो दैट्स द अनदर थिंग कि ये एक मेरे को लगता है कि पॉजिटिव फैक्टर है जो एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकता है, बिकॉज यूजुअली लोगों के पास हो जाता है एक्सपीरियंस 2, 3, 4 साल का। तो
तो दैट्स अनदर प्लस। अगेन जितनी कम एज Age है। उतने ज्यादा बेटर पॉइंट्स, इसमें भी सेम होता है। दिस इज द कैटेगरी इन विच यू कैन गेट फैमिली पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स होते हैं फैमिली के। तो बट फैमिली मीन्स जस्ट योर ब्लड रिलेशन, लाइक गगन का अगर ब्रदर है यहाँ पे तो उसको वो पॉइंट्स मिलेंगे। और वो ब्लड रिलेशन पीआर होना चाहिए, हाँ, तो ही उसके पॉइंट्स मिलेंगे। और बाकी सेम मिनिमम आपको 12th होना चाहिए। एज का डिस्कस कर दिया, 1560 आवर्स को 1 साल मानते हैं ये लोग। और सेटलमेंट के फंड्स वगैरह दिखाने होते हैं। वो हम तो सेटलमेंट चार्ट यहाँ पे डाल देंगे आपके लिए। फंड्स इस कैटेगरी में कितने आपको दिखाने हैं, तो अगेन सेटलमेंट फंड सिर्फ इस कैटेगरी में आपको चाहिए। और हाँ, मेन मेन मोटी मोटी ये 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज है जो SINP के लिए है। अदरवाइज ऐसा सॉरी एक्सप्रेस एंट्री के लिए ये 3 सब कैटेगरीज है। एंड अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी IRCC अलग से ड्रॉज भी निकालती है। जैसे एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ निकलते हैं, कभी कभी लैंग्वेज बेस्ड ड्रॉ निकलते हैं कि किसी के पास फ्रेंच लैंग्वेज है, सिर्फ उनको वो नॉमिनेट करेंगे, तो उनको वो इनविटेशन लेटर भेजेंगे। तो वेयर अगर आप मान लो किसी भी कैटेगरीज में आप सारे पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई होते हो, बट अगर IRCC ने सिर्फ फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ निकाला है, फ्रेंच लैंग्वेज इनके पास है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इनविटेशन जाएगा। इन मटीरियल आपके पास पॉइंट्स क्वालिफाइड होने के लिए हैं कि नहीं है, बट ड्रॉ सिर्फ उन्हीं को, इनविटेशन सिर्फ उन्हीं को जाएगा जो उस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड है। तो कभी कभी इन कैटेगरीज में भी आप अपना लक ट्राई कर सकते हो। फ्रेंच कैटेगरी हो गई, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप अगर गूगल आउट करोगे तो आपको मिल जाएंगी वो कैटेगरीज। तो उन कैटेगरीज के बेसिस पे भी आप जा सकते हो। एक लक की बात है, चांस की बात है। तो और वैसे ना कोई हार्म भी नहीं है। आपको जैसे मान लो मैंने बताया कि जैसे 500 प्लस पे पॉइंट्स पे आजकल जा रहा है, बट आपके मान लो आप कैलकुलेशन करके देखो आपके 400 450 पॉइंट्स बनते हैं, तो आप अपना पूल में नाम डाल दो। कभी पता नहीं होता कि कब ड्रॉ नीचे जाए और आपको एक इनविटेशन आ जाए। ऐसा हुआ था फरवरी 2021 में, मतलब उन्होंने 75 पॉइंट्स पे ड्रॉ निकाल दिया था। और उस टाइम पे हुआ था ऐसा कि 27,000 प्लस लोगों को इनविटेशन आ गया था। तो 75 पॉइंट्स तो कुछ होते ही नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा 445 पे हुआ था, ऐसा बना दो। और फिर ऐसा होता है कि आपके पास जैसे इनविटेशन आ जाता है तो कुछ टाइम होता है, उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो अपना आइल्स वाइल्स पहले तैयार करके रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते रहो और पूल में नाम डाल दो। जैसे ही अगर ड्रॉ निकालते रहते हैं, कभी 1 महीने में एक बार निकाल दिया, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में, वो ऐसे पता नहीं होता। बट जब ड्रॉ आएगा आपको ईमेल आ जाएगा दैट यू आर सिलेक्टेड, देन यू हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। फिर वहाँ से फाइल शुरू हो जाती है। और ये जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसीजर है ये काफ़ी फास्ट होता है। SINP में तो जैसे साल लग जाता है। नॉट रियली, SINP में 3 महीने लगते हैं नॉमिनेट होने में, बट हाँ PR होने में आपको साल लग जाता है। हाँ। बट आप नॉमिनेशन के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है, आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाता है। हाँ। तो दोनों कैटेगरीज के अलग अलग प्लस हैं। मुझे लगता है कि SINP इज अ लिटिल इजी ऑन हैंड, बट सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। गगन ने दोनों में अपनी एप्लीकेशन के चांसेस लिए थे। तो एक्सप्रेस एंट्री तो है कि आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके रख ही लो, लाइक देयर इज नो हार्म, कुछ आपके पॉकेट से नहीं जा रहा है, आपको कोई स्पेंड नहीं करना है, आप नॉमिनेट हो गए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। तो एक वो ले लेना चाहिए चांस कि हाँ चलो हम ऐसे एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रखें ही रखें। बाकी आप बाद में भी दूसरे ऑप्शंस ट्राई करते रहो, क्योंकि सस्कैचुअन के लिए तो इमिग्रेशन प्रोग्राम अभी भी मेरे को लगता है उतना टफ नहीं है। टफ हुआ है, लॉस चेंज हुए हैं, बट जैसे एक प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, हार्ड टू फिल बंद हो गए, तो एक लूप होल्स निकल जाते हैं, कुछ कैटेगरीज के रह जाते हैं। एक डेजिग्नेशन अगर रह भी गई तो बाकी आप बाकी डेजिग्नेशंस और उसमें जा सकते हैं कैटेगरीज में। तो बट एक्सप्रेस एंट्री का एक प्रोफाइल बनाने में देयर इज नो हार्म, लाइक अगेन सेट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। आपके कब पॉइंट्स नीचे IRCC ड्रॉप कर दे और ड्रॉ उस पॉइंट्स पे निकल जाए, एंड बाकी जो लोग कनाडा बैठे हैं, आई नो, चलो उनका तो एक डेडलाइन है कि वर्क परमिट खत्म हो रहा है। बट जो लोग कनाडा नहीं है, जो बाहर बैठे हैं, उनका तो कोई डेडलाइन भी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो अगर आपने बना दिया, पूल में नाम डाल दिया, तो जब आपके पॉइंट्स बन जाएंगे तो आप आ जाओगे यहाँ पे। यस। तो यही था छोटा सा एक ब्रीफ एक्सप्रेस एंट्री के लिए। अगेन वी आर नॉट प्रोफेशनल एडवाइजर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम भी अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जितनी हम आपको हेल्प कर सके। बट डू टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो के हिसाब से थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि यू क्वालिफाई इन दैट कैटेगरी, या यू कैन थिंक अबाउट इट, एक प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर आप लो, ताकि
you have a clear picture. Yes, so yeah, go ahead with that. और बाकी फिर हम ऐसे आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे इमिग्रेशन के बारे में, या फिर आगे मैं और बैंकिंग इन कनाडा या और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप अप टू डेट भी रहोगे हमारे साथ साथ। तो And do share the videos with other people as well, जिनको भी आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है who are like interested in moving into the Canada, और थोड़ा एक इमिग्रेशन प्रोसेस इजी है, तो ऑफ कोर्स स्केच उनका, सो देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग द वीडियो एंड शेयरिंग द नॉलेज। मे बी आपकी एक शेयर किसी की हेल्प कर सके, किसी के लिए एक ऐसा डोर ओपन कर दे जो उनको जरूरत है। सो या आप ऐसे करो ना, जैसे आप ये वीडियो 3 लोगों के साथ शेयर करो, वो आगे 3 लोग के साथ शेयर करेंगे, फिर वो 3 के साथ शेयर करेंगे, ऐसे हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। सलमान खान फैन। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कृपा दाते दी।